नमस्कार। हम मौजूद हैं हर हाल में आपकी आवाज़ बनकर, बेखौफ आज़ाद आवाज़। हर हाल में इसलिए कह रहा हूँ कि आज मैं घर से शूट करता हूँ और बिजली चली गई है, तो जितना भी इंतज़ाम हो पाया लाइट्स का, उसके ज़रिए आप तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। मैं शुरुआत करता हूँ। चाइनीज़ ऐप्स पे अंतरिम बैन लगाने के बाद सरकार ने फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन जैसी ई कॉमर्स कंपनियों को अपने हर प्रोडक्ट की नई लिस्टिंग पर कंट्री ऑफ ओरिजिन बताने के लिए 1 अगस्त तक का वक्त दिया है। लेगेसी आइटम्स के लिए ये डेडलाइन 1 अक्टूबर रखी गई है, पर डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेट ट्रेड की बैठक में ई कॉमर्स कंपनियों के प्रतिनिधियों ने कहा कि इंपोर्ट कम करने की सरकार की योजना के तहत उन्हें ज़रूरी बदलाव करने के लिए और वक्त चाहिए। इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक फ्लिपकार्ट चाहती है कि ज़रूरी बदलाव के लिए 15 अगस्त तक का वक्त दिया जाए, जबकि अमेज़ॉन का कहना है कि 2 से 3 महीने का वक्त और मिलना चाहिए। ऑनलाइन बैठक में 30 से ज़्यादा ई कॉमर्स कंपनियों के नुमाइंदे शामिल हुए। इनमें अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, जियो, शॉपरस्टॉप, क्रोमा, स्नैपडील, लेंसकार्ट, पेटीए जैसी कंपनियां शामिल हैं। कंपनियों का कहना है कि सरकार को मैन्युफैक्चरर्स और सेलर्स के साथ मिलकर फेज वाइज, मतलब चरणबद्ध तरीके से उपाय करने चाहिए। मौजूदा कानून में नॉन पैकेज सामान पर कंट्री ऑफ ओरिजिनल लिखना ज़रूरी नहीं है। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड जल्दी इस मामले के सभी कानूनी पहलुओं को लेकर उपभोक्ता मंत्रालय से चर्चा करेगा, क्योंकि पैकेजिंग का मामला इसी मंत्रालय में आता है। एक अधिकारी के मुताबिक डेडलाइन को लेकर सरकार ने अभी कोई फैसला नहीं किया, अभी सिर्फ सुझाव लिए गए हैं। मेरे साथ हैं प्रोफेसर वी उपाध्याय, आप अर्थशास्त्री हैं, IIT दिल्ली से आपका ताल्लुक रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, अपना वक्त हमें देने के लिए। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि सरकार जो है चीनी प्रोडक्ट के इंपोर्ट को कम कर सेल्फ रिलायंट बनने की कोशिश में जुटी है। इस कदम को, ये वाला कदम है, इसको आप कैसा मानते हैं? नहीं, सरकार का जो एम है कि हम सेल्फ रिलायंट कंट्री बने, हम आत्मनिर्भर बने, तो ये कदम तो सराहनीय है। लेकिन सरकार को ये देखना होगा कि कहीं ये ट्रेड वॉर में नहीं बदल जाए। कि सर, इससे पहले जो सरकार ने कदम लिए हैं, तो जैसे कुछ चीजों को, एप्स को बैन किया है, अभी चाइना ने किसी तरह का रिएक्शन शो नहीं किया है। लेकिन कल को अगर उनको लगेगा कि ये सरकार उनके सामने इस तरह की परेशानियां खड़ी कर रही हैं, तो वो भी रिटेलिएट कर सकते हैं। जैसे अमेरिका चीन में ट्रेड वॉर हो रही है, वहां बाकायदा रिटेलिएशन हो रहा है एक दूसरे के खिलाफ में। तो उसमें फिर हमें ये देखना होगा कि हमें क्या फायदा मिलने वाला है। हम अगर चाइना को हर्ट करना चाहते हैं, पर ऐसा नहीं हो कि उससे ज्यादा हम अपने आप को हर्ट करें। तो ये एक बैलेंस बनाने की बात है। सेल्फ रिलायंस बहुत अच्छी चीज है, हमें चीजें यहाँ प्रोड्यूस करनी चाहिए, पर सेल्फ रिलायंस तो तब आएगी जब हम यहाँ प्रोडक्शन बढ़ाएं। खाली दूसरे के सामान पर पाबंदी लगाकर हम कोई सेल्फ रिलायंट नहीं बन सकते, क्योंकि आपको फिर कहीं और से माल खरीदना पड़ेगा, वो थोड़ा और महंगा होगा, उतना कॉम्पिटिटिव नहीं होगा। तो जो इस बात का होना चाहिए कि हम अपने आप कुछ करें, रादर इसके कि हम एक कंट्री को चूज करके और उसके खिलाफ में इस तरह के एक्शंस लें, तो वो उसके परिणाम बहुत गलत हो सकते हैं। जी, मैं आगे बढ़ता हूँ। अखबार इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक सरकार आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए चीनी सामान के इंपोर्ट को महंगा कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो देश में ज़रूरी चीज़ों के दाम बढ़ सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि आत्मनिर्भर भारत को लक्ष्य को साधने के लिए सरकार किसी भी तरह से इंपोर्ट को कम करना चाहती है। सरकार की सिर्फ चीन से ही इंपोर्ट कम करने की मंशा नहीं है। इंपोर्ट कम करने के लिए सरकार शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म योजनाएं बना रही है। शॉर्ट टर्म में सरकार नॉन टैरिफ बैरियर जैसे कदम उठा सकती है। इसमें चुनिंदा प्रोडक्ट के लिए खास पोर्ट को नॉमिनेट कर सकती है। सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स के लिए लाइसेंस ज़रूरी कर सकती है। जहां ज़रूरी होगा वहां सस्ती और गैर ज़रूरी चीज़ों पर टैरिफ भी बढ़ाया जा सकता है। मीडियम टर्म में सरकार व्यापार में संतुलन लाने के लिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स की भी समीक्षा कर सकती है। लॉन्ग टर्म की बात करें तो सरकार विदेशी कंपनियों से मुकाबला करने के लिए अलग अलग तरह के सेक्टर को प्रोडक्शन लिंक सब्सिडी दे सकती है। इनमें केमिकल, ऑटो कंपोनेंट्स, फूड प्रोसेसिंग और लेदर बनाने वाले सेक्टर्स शामिल हैं। जैसा प्रोफेसर उपाध्याय बता रहे हैं कि आत्मनिर्भर बनने के लिए काफ़ी कुछ करना होगा। इन सभी कदमों के साथ सरकार बड़े स्तर पर इंपोर्ट होने वाली गैर ज़रूरी वस्तुओं, नॉन एसेंशियल आइटम्स की लिस्ट भी तैयार कर रही है। एक अधिकारी के मुताबिक इन सब कदमों का मकसद लोकल प्रोडक्शन को बढ़ावा देना है, ना कि किसी देश को टारगेट करना।
सर मेरा आपसे दूसरा सवाल है, ये जो मैंने अभी मेजर्स आपको बताए हैं ठीक है, अपने आप में अच्छे हैं, लेकिन एक रिपोर्ट आई है प्राइस वाटरहाउस कूपर की, उस पर सन 2050 की प्रोजेक्शन दी गई है कि पहले नंबर पर चीन की इकोनॉमी होगी दुनिया में, दूसरे नंबर पर अमेरिका की, वो दूसरे नंबर पर आ जाएगी, तीसरे नंबर पर भारत ही होगी। और भारत और चीन दोनों पड़ोसी हैं, लिहाजा अगर वो आपस में मिलकर अपने इशू सॉल्व कर लेते हैं और ट्रेड को बढ़ावा देते रहते हैं तो इन दोनों का वर्चस्व जो है पूरी दुनिया में काफ़ी बड़ा बन जाएगा। क्या आपको ऐसा लगता है कि ये जो मौजूदा कदम हैं ये लॉन्ग टर्म इसके रिटर्न्स ऐसे हो सकते हैं क्या, जो मैं कह रहा हूँ? नहीं, हमें ये देखना चाहिए कि आज हमारी हालत क्या है, हमारी इकोनॉमी की हालत क्या है। अब हमें ये देखना चाहिए कि पिछले 4 साल में इस सरकार ने 4 बार ऐसे कदम उठाए हैं जिसको इकोनॉमी को बहुत धक्का मिला है। पहला कदम डिमोनेटाइजेशन का था, दूसरा जीएसटी का था और तीसरा जो कदम था वो सीवियर लॉकडाउन वाली बात थी। अब हम चौथा कदम एक ऐसी तरफ जा रहे हैं जहां हम ट्रेड वॉर जैसी एक परिस्थिति पैदा कर रहे हैं, तो वो भी हमारी इकोनॉमी के बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। मैं यहाँ एक बात कहना चाहूंगा कि इन 4 कदमों में से एक कदम तो ऐसा था जो मोदी जी ने अपने आप लिया था, डिमोनेटाइजेशन का, लेकिन बाकी तीनों कदमों में कांग्रेस का, बाकी सारे अपोजिशन का भी पूरा साथ है। जैसे जीएसटी के मामले में हो या लॉकडाउन के मामले में हो या चाइना के खिलाफ ही एक्शन लेने में। तो हम जो बात आप कह रहे हो कि तीसरे नंबर की इकोनॉमी हो जाएगी, लेकिन हो क्या रहा है, सरकार का एक वायदा था कि इस इकोनॉमी को 3 ट्रिलियन से 5 ट्रिलियन हम 5 साल में पहुंचा देंगे, कहने का मतलब 2022 तक। अब जैसी हमारी हालत है, अगर हम 2022 तक इस इकोनॉमी को 3 ट्रिलियन तक की भी अगर बनाए रखें तो हमारी बहुत उपलब्धि होगी। हम कितने पीछे चले गए, हम ऑलमोस्ट 1 दशक पीछे चले गए, 10 साल पीछे चले गए। इन जो 4 सरकार के ये बड़े शॉक वाले जो कदम हैं, जो डिसरप्शन वाले कदम हैं, तो हमें ये वॉच आउट करना चाहिए आज की तारीख में कि नहीं ऐसा काम करें कि हम पीछे गिरते जाएं। जी, मैं आपसे एक और पूछना चाहता हूँ कि ये जो नीतियाँ सरकार बना रही है, जो इंडिकेशंस मिली हैं जिनका मैंने जिक्र किया कि मतलब जो जो मैंने आपको बताया कि सरकार का क्या कहना, मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म योजनाएं बना रही है। नॉन टैरिफ बैरियर्स शॉर्ट टर्म में, मीडियम टर्म में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स की समीक्षा, लॉन्ग टर्म में हमारे अलग अलग सेक्टर्स को सब्सिडी दे सकती है। ये कितनी फीजिबल है, कितनी मुमकिन है ये? नहीं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का जहां तक सवाल है तो एक्चुअली एक जो हम एक बहुत बड़े पैक्ट से हम वापस हो गए, हमने शामिल ही नहीं हुए, आरसीईपी, जिसमें सारी कंट्री जो एशिया की, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, सारे उसमें इन्वॉल्व हैं। तो हम डर रहे हैं, एक्चुअली एक तरफ हम ये डर रहे हैं कि हम ओपन कॉम्पिटिटिव मार्केट में हम कोई साझेदारी नहीं कर सकते, हमें डर लगता है कि हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो हमें जब तक ऐसे कदम नहीं उठाएं कि हम यहाँ मैन्युफैक्चरिंग करें। एक बात और खास बात है, जो चाइना से हम इम्पोर्ट कर रहे हैं तो वो ठीक है, उसमें कंज्यूमर गुड्स आती हैं, लेकिन बहुत बड़ा हिस्सा तो वो है जो प्रोडक्शन में जाता है। वहां से आपको इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट आता है, आपके रॉ मटेरियल्स आते हैं, आपके कंपोनेंट आते हैं, आपका ऑटो सेक्टर है, आपका टेक्सटाइल सेक्टर है, आपका फार्मा सेक्टर है, ये सारा ठप हो जाएगा अगर एक्चुअली चाइना थोड़ा रिटेलिएट करने लगेगा। तो खाली बात इसकी नहीं है कि हम नॉन एसेंशियल आइटम्स पर थोड़ी पाबंदी लगा रहे हैं, सारा का सारा हमारा इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर आज बहुत इंटीग्रेटेड है। तो इतना संभल के कदम उठाने की जरूरत है कि हम अपने आप को कहीं हर्ट तो नहीं कर रहे हैं। जी, मैं आगे बढ़ता हूं। दरअसल चीनी इंपोर्ट पर बैन लगाने से सबसे ज़्यादा आम आदमी प्रभावित होगा, क्योंकि बढ़ती कीमतों का सबसे ज़्यादा असर उसी पर पड़ेगा। मिसाल के तौर पर भारतीय त्योहारों में सजावट का सामान, दिवाली में सस्ती मूर्तियाँ, फैंसी लाइट्स, होली के रंग, ये भी हमें सस्ते में नहीं मिलेंगे, वो भी अच्छी क्वालिटी के। हालांकि ये नॉन एसेंशियल आइटम्स है एक तरह से। एक और मिसाल ले तो चीन के एयर कंडीशनर्स जापान और भारत में बनने वाले एसी से काफ़ी सस्ते हैं, और स्मार्टफोन भी। अगर इनके पार्ट्स के इंपोर्ट पर बैन लगता है तो इसका अमीर लोगों पर कम लेकिन आम आदमी पर बहुत बुरा असर पड़ता है, वो भी तब जब हम उम्मीद करें कि पूरा भारत डिजिटल हो जाएगा, जो धीरे धीरे हो रहा है। इसी तरह जो चीनी प्रोडक्ट पहले से ही भारत में हैं उनके लिए जो पेमेंट दी जा चुकी है, बैन लगने से सबसे ज़्यादा नुकसान छोटे दुकानदारों को होगा। बेशक अब उनको रिलीज़ किया जा रहा है चीनी सामान को, काफ़ी सारे।
ट्रेड रिलेशंस के हिसाब से देखें तो भारत के कुल निर्यात में चीन का हिस्सा महज 5% है, जबकि कुल आयात में इंपोर्ट्स में चीन का हिस्सा 14% है। यही नहीं, चीन के कुल आयात में भारत का हिस्सा महज 1% है। बिजनेस स्टैंडर्ड में छपे यूबीएस के एक एनालिसिस से पता चलता है कि कोरोना के दौर में फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर ने बड़ी मुश्किल से बचत की, क्योंकि परचेजिंग और भी घट गई है। यूबीएस का मानना है कि अगर हालात नहीं सुधरते और बिगड़ते हैं तो भारत वित्तीय वर्ष 2022 तक शायद ही रिकवर कर पाएगा। जैसा आपने कहा, मैं उपाध्याय साहब आपके पास आ रहा हूँ। कोविड के वक्त जब लोगों की परचेजिंग पावर वैसे ही बेहद कम है, खर्च करने में लोग डर रहे हैं, ऐसे में क्या सरकार को ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए जिससे आम आदमी को और धक्का ना लगे? और वो पॉलिसी क्या हो सकती है कि परचेजिंग पावर बढ़े? आजकल जो हम कंज्यूम कर रहे हैं तो उसमें चाइनीज इनपुट बहुत ज्यादा है सर। आपको कुछ तो छोटे छोटे आइटम है, लेकिन जैसे फोन हमारा, तो खाली हम फोन परचेज ही नहीं कर रहे, लेकिन फोन का प्रोडक्शन भी जो इंडिया में हो रहा है तो उसमें भी चाइना का योगदान है। तो उस तरह से हमारे बहुत सारा प्रोडक्शन भी डिपेंडेंट है आज की तारीख में। और आज जैसा हम देख रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी कहाँ जा रही है, अनुमान लगा रहे हैं कि 5%, तो वो अनुमान भी सही नहीं है। 10% भी हमारी जीडीपी में गिरावट हो सकती है। तो हम कितना पीछे चले गए हैं। 5 ट्रिलियन का जो हमारा एम था, हम अब उस एम को बदल के 3 ट्रिलियन भी अगर 2022 तक अगर कर लें तो वो भी बड़ी उपलब्धि होगी। तो ऐसे में हम क्या चाहते हैं? हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हम थोड़ी बराबर बन के ताकत बने, लेकिन अगर हम ऐसे कदम उठा रहे हैं जहां टोटल डिसरप्शन ही हो, एक के बाद एक, 4 साल में ये चौथा कदम हो जाएगा, तो उससे तो हम कहां पहुंचेंगे, कहां चीन का मुकाबला करेंगे, कहां किसी का मुकाबला करेंगे? हम कहीं के नहीं रहेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रोफेसर उपाध्याय, हमेशा की तरह अपना वक्त हमें देने के लिए बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं विनोद दुआ लाइव। हम लेंगे ब्रेक, अभी हाजिर होते हैं। सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना सीखेंगे। ये शब्द हैं उस शख्सियत। सपने पूरे करेंगे हम अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। Admission open in Science and Technology, Humanities, Social Science, Arts and Sports. Dr. APJ Abdul Kalam University, Indore. Further details, contact 1800-300-26072. स्ट्रीम कोई भी हो, बेस्ट करियर ऑप्शन के लिए है भाभा यूनिवर्सिटी। बेस्ट फैकल्टी, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कॉलरशिप्स, हाईटेक लैब्स, 27 acre of lush green campus, hostel facility. Admissions open for engineering, pharmacy, dental, computer application, management and agriculture. भाभा यूनिवर्सिटी at होशंगाबाद रोड, भोपाल। Call 9165025500। आप देख रहे हैं विनोद दुआ लाइव। अब हम बात करेंगे जम्मू और कश्मीर और लद्दाख की। क्या कश्मीर में बीजेपी पीछे लौटना चाहती है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि बीजेपी के जो महासचिव है राम माधव, उन्होंने इस तरह के संकेत दिए हैं। राम माधव ने IANS को दिए खास इंटरव्यू में कहा कि बीजेपी चाहती है कि सही वक्त पर राज्य का दर्जा बहाल कर दिया जाए, स्टेटहुड। इस वक्त यूनियन टेरिटरी बना रखा है जम्मू कश्मीर 1, लद्दाख 2। हम भी यही चाहते हैं, राम माधव का कहना है, हम भी यही चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर को फुल स्टेट का दर्जा मिले। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने भी खुद यूनियन टेरिटरी का दर्जा देते वक्त कहा था कि बहुत ही जल्दी जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिलाने की कोशिश की जाएगी। अभी यूनियन टेरिटरी के लिए असेंबली और डिलिमिटेशन कमीशन का गठन होना बाकी है। घाटी में पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ फिर से शुरू करने के सवाल पर राम माधव ने कहा कि हिरासत में लिए गए ज़्यादातर नेताओं को रिहा किया जा चुका है। बीजेपी चाहती है कि सभी नेता प्रशासन और जनता के बीच ब्रिज का, पुल का काम करें, लेकिन पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बड़े नेता अपने घरों में बैठे हैं। पीडीपी के साथ सरकार बनाने के सवाल पर राम माधव ने कहा, अगर बीजेपी सरकार नहीं बनाती तो फिर से चुनाव कराने पड़ते हैं। राम माधव ने कहा कि आर्टिकल 370 हटाने के बाद जनता की तरफ से बहुत कम विरोध हुआ। आर्टिकल 370 से सिर्फ कश्मीरी नेताओं की खुशहाली बढ़ी। आर्टिकल 370 से सिर्फ कश्मीरी नेताओं की खुशहाली बढ़ी थी, आम जनता को कुछ नहीं मिला था। हालांकि अब लोगों का जो रुख है वो सकारात्मक, पॉजिटिव दिख रहा है।
मेरे साथ है अशोक कुमार पांडे। आप लेखक हैं, आपने 2 किताबें लिखी है कश्मीर पर। एक का नाम है कश्मीर नामा और दूसरे का नाम है कश्मीर और कश्मीरी पंडित। अशोक, बहुत स्वागत है आपका और शुक्रिया अपना वक्त हमें देने के लिए। मेरा पहला सवाल ये है कि जब राज्य का दर्जा देना ही है या जब बातें चल रही हैं तो आर्टिकल 370 लगाकर कश्मीर को केंद्र शासित यूनियन टेरिटरी क्यों बनाया? उससे क्या हासिल हुआ अब तक आपके मुताबिक? क्या हासिल हुआ, ये तो वाकई एक मुश्किल सवाल है जिसका जवाब मुझे लगता है शायद किसी के पास नहीं होगा। और मैं आपको बताऊं कि उसके तुरंत बाद में वहां गया था और वहां लोगों से बात की थी, कश्मीरी पंडितों से भी और कश्मीरी मुसलमानों से भी जाहिर तौर पे। तो 370 को लेके फिर भी जो था वो था, लेकिन स्टेटहुड को हटाने को लेके सबकी नाराजगी थी, सारे लोग नाराज थे एक स्वर में। क्योंकि इतना बड़ा स्टेट है, उसको आपने 2 यूनियन टेरिटरीज में बांट दिया, तो उसको लेके कभी भी वहां पे बहुत खुशी थी नहीं। अब 370 हटाने के बाद जो ये प्रोसेस शुरू हुए, जितने भी प्रोसेस शुरू हुए, उसका नतीजा ये हुआ है कि जो गुस्सा सिर्फ घाटी में था, वो गुस्सा कहीं ना कहीं जम्मू के अंदर भी दिखना शुरू हो गया है। जैसे ये नागरिकता वाला पूरा का पूरा मामला है जिसमें बाहर के लोगों को नागरिकता दी जा रही है। अब जम्मू कश्मीर में पहले से ही जो बेरोजगारी दर है वो पूरे हिंदुस्तान का जो एवरेज है उससे ज्यादा है, 16% के आसपास। पढ़ाई लिखाई डिस्टर्ब है, उसमें अगर कंपटीशंस में बाहर के लोग जाएंगे, आपको बताऊं कि वहां एक नौकरी निकली थी ऑल इंडिया लेवल पे और इतना विरोध हुआ कि उसको वापस लेना पड़ा। कोर्ट की कोई जॉब थी, ग्रुप 3 की। तो एक अजीब तरह का गुस्सा है वहां पर। जम्मू के लोगों को लग रहा है कि हमें इमोशनली यूज तो किया गया लेकिन कुछ मिला नहीं। घाटी में नाराजगी है, वो बहुत क्लियर है, कोई माने ना माने, लेकिन घाटी के अंदर 370 को हटाने को लेकर नाराजगी है। रिहाई का भी जहां तक मामला है तो हाँ, काफी लोगों को रिहा किया गया है, लेकिन अभी भी काफी लोग जैसे महबूबा मुफ्ती अंदर हैं, इसके अलावा भी काफी लोग अंदर हैं। तो कोई पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू हो पाएगा, वहां के लोग साथ में हैं, ये कह पाना बड़ा मुश्किल काम है। ये अमित शाह जी ने उस समय भी कहा था कि सही समय आने पर हम इसको वापस करेंगे, लेकिन समय क्या होगा इसका कोई एनालिसिस नहीं दिया गया। जी, मैं आगे बढ़ता हूँ। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाते वक्त मोदी सरकार ने दावा किया था कि घाटी में आतंकवाद कम होगा, दहशतगर्दी कम होगी और शांति लौटेगी। लेकिन दावों के उलट हकीकत कुछ और है। जो कश्मीर की वैली है उसमें जो दहशतगर्दी की घटनाएं हैं लगातार बढ़ रही हैं। बुधवार को ही बांदीपुरा जिले में आतंकियों ने बीजेपी के स्थानीय नेता शेख वसीम बारी समेत परिवार के 3 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी। वसीम बारी बांदीपुरा जिले के बीजेपी अध्यक्ष भी रहे। कश्मीर के आईजी विजय कुमार ने कहा कि बारी के पास अच्छी खासी सुरक्षा थी, लेकिन जो हुआ उसमें ऑनलाइन ड्यूटी कर्मियों की लापरवाही थी। कुमार के मुताबिक, जो डीजीपी हैं, वसीम बारी को 10 पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड्स मिले हुए थे, लेकिन हमले के वक्त कोई भी मौजूद नहीं था। सभी 10 जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनको सस्पेंड करके गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि सीसीटीवी फुटेज के विश्लेषण के बाद पता चला कि ये हमला प्री प्लान्ड सा लगता है। वसीम बारी की हत्या पर पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने दुख जताया और मुख्य धारा के नेताओं की लगातार हो रही हत्या पर चिंता जाहिर की। इस घटना से एक दिन पहले एनआईए ने पुलवामा अटैक करने वाले जैश ए मोहम्मद के दहशतगर्द की मदद करने के आरोप में एक शख्स को पकड़ा था। बिलाल अहमद कुचे की गिरफ्तारी के बाद पुलवामा हमले में अब तक 7 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। मेरा दूसरा सवाल आपसे ये था, जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाते वक्त मोदी सरकार ने दावा किया है, ये अशोक आपके लिए सवाल है, कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाते वक्त मोदी सरकार ने दावा किया था कि घाटी में दहशतगर्दी कम होगी, शांति लौटेगी। क्या ऐसा हो पाया है? नहीं, साफ दिख रहा है कि ऐसा कुछ खास हो नहीं पाया है। एक फैक्ट जरूर है कि अभी एक तथ्य आया कि नई भर्तियां बहुत कम हुई हैं। बुरहान वानी की जब हत्या हुई थी उसके बाद हर साल बुरहान वानी डे पे कुछ ना कुछ बड़ा होता है या घाटी बंद होती है। इस बार वसीम बारी की हत्या हुई, हमने देखा वसीम बारी को मारा। तो उस समय भी मैं आपके चैनल पे आया था और उस समय मैंने कहा था कि समझ में नहीं आ रहा है कि 370 हटाने के बाद किसी तरह की वहां पे शांति कैसे होगी। उसके पहले भी वहां AFSPA लगा हुआ था, आर्मी ही देख रही थी, अभी भी AFSPA लगा हुआ है। उसके पहले वहां राष्ट्रपति शासन था तो राज्यपाल प्रमुख थे, तो केंद्र उस हिसाब से प्रमुख था, अभी भी केंद्र ही वहां पर सब कुछ है। तो 370 हटाने से वहां के लोगों में जो गुस्सा बढ़ा है वो तो साफ दिख रहा है, लेकिन उससे किसी तरह की शांति स्थापित होगी, वो कैसे होगी, ये समझना बहुत मुश्किल काम था। और साल भर बीत गया, साल भर में तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि वहां कोई शांति प्रक्रिया शुरू हुई है या किसी स्थायी शांति का कोई रास्ता दिखाई देता है। एक बात और बताइए, पहले आतंकवादियों के निशाने पर नेशनल कॉन्फ्रेंस,
पीडीपी या कांग्रेस के नेता हुआ करते थे। अब ऐसा लगता है कि घाटी के लोगों ने और इन नेताओं ने एक साइलेंट, खामोश नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चला रखी है और इस वक्त निशाना जो है वो बीजेपी के नेता है। वसीम बारी बीजेपी के नेता थे, बुरहान वानी एक दहशतगर्द था। ये दो अलग अलग बातें हैं, लेकिन इस दफ़े निशाना सीधा बीजेपी पर साधा जा रहा है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, बीजेपी वहां पर हमेशा कश्मीरी पंडित पार्टी रही है। 90s के पहले बीजेपी का जो कुछ भी था वो कश्मीरी पंडितों के बीच ही था। कश्मीरी मुसलमान कभी बीजेपी के साथ रहा नहीं। लेकिन अभी हाल में 370 हटाने के बाद और उसके ठीक पहले जब महबूबा मुफ्ती सरकार से वापस लिया गया, तो बीजेपी ने वहां अपनी जमीन बनाने की कोशिश की है। सरपंच वाला जो चुनाव हुआ जिसमें लोगों ने बिल्कुल वोट नहीं दिया, उसमें काफी मुस्लिम बीजेपी के टिकट पर जीत के आए। वसीम बारी जैसे लोग छोटी छोटी जगहों पे, कुछ जगहों पे बीजेपी के साथ जुड़े हैं। तो नेचुरली बीजेपी को दिल्ली का प्रतिनिधि वहां माना जा रहा है। और बाकी जो लोकल पार्टियां हैं, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे पीडीपी हो, कांग्रेस का तो कोई खास वजूद वहां पे अभी बचा नहीं है। तो ये जो पार्टियां हैं उन्होंने एक खामोशी अख्तियार की हुई है। पक्ष में विपक्ष में कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, वो वहां बिल्कुल खामोश है। तो सत्ता के जो प्रतिनिधि के रूप में आ रहे हैं वो बीजेपी सामने आ रहा है। हालांकि इसके तुरंत पहले कांग्रेस के सरपंच को मारा गया था। तो एक अजीब सी स्थिति है, कोई जनरलाइजेशन करना मुश्किल है, लेकिन ये सच्चाई है कि आतंकवाद खत्म नहीं हो रहा वहां पर। जी, मैं आगे बढ़ता हूं। चीन के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनाव के बीच पाकिस्तान से लगी 742 किलोमीटर लंबी लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी लगातार तनाव बढ़ा हुआ है। पाकिस्तान सीमा से जो इलाके लगते हैं उसमें क्रॉस बॉर्डर फायरिंग और आंतरिक इलाकों में, अंदरूनी इलाकों में जारी दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन चला रही है हमारी जो फ़ौज है। पाकिस्तानी फ़ौज ने 7 जुलाई को भी जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उस पर मेंढर और बालाकोट सेक्टर में गोलीबारी की थी और भारतीय सेना ने भी जवाब में किया था ऐसे ही। हालांकि पाकिस्तान की इस गोलीबारी में एक नागरिक की मौत हो गई और एक घायल हो गया। बता दें, इससे पहले भी पाकिस्तानी सेना ने 5 जुलाई को पुंछ जिले में लाइन ऑफ कंट्रोल से लगे इलाकों में बिना उकसावे के गोलीबारी की थी। भारतीय फ़ौज के मुताबिक इस साल पहले 6 महीने में 127 दहशतगर्द मारे गए हैं और सूत्रों के मुताबिक ये जो नंबर है, ये जो तादाद है, पिछले साल के मुकाबले 30% ज़्यादा है। क्रॉस बॉर्डर फायरिंग के मामले भी 2019 के मुकाबले 2 गुना हुए हैं। इंडियन एक्सप्रेस में दिए गए ऑफिशियल डेटा के मुताबिक पाकिस्तान ने इस साल जून तक 2215 बार सीज फायर का उल्लंघन किया है, जो कि पिछले 2 सालों के मुकाबले बहुत ज़्यादा है। इस बीच पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करके भारत पर 1500 बार सीज फायर के उल्लंघन का आरोप लगाया है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है, हमारे गृह मंत्री ने बयान दिया था मकबूजा कश्मीर को लेकर, पाक जो अधिकृत कश्मीर है, कि उसके लिए हम खून बहा देंगे। अब उसमें चीन का बहुत बड़ा निवेश है पीओके में। आर्टिकल 370 हटा देने से और अक्साई चीन जो इलाका है उसको मतलब हम अपना मानते हैं अभी तक ऑफिशियली। तो क्या कश्मीर के मसले पर पाकिस्तान के साथ साथ चीन की भी दखल अंदाजी हो गई है? क्या वो भी एक पार्टी बन गया? देखिए, चीन इस समय दुनिया का सबसे सिद्धांतहीन देश है। विस्तारवाद उसके जीन में है और चीन सिर्फ और सिर्फ अपना भला देखता है। आप याद कीजिए कि जो नॉर्दर्न एरिया है, उस नॉर्दर्न एरिया में पाकिस्तान ने कश्मीर का एक हिस्सा, जो कश्मीर जिस पर हम क्लेम करते हैं लेकिन जो पाकिस्तान के कब्जे में नॉर्दर्न एरिया है, उसका एक हिस्सा चीन को दिया हुआ है ताकि उसके ट्रेड का जो रास्ता है वो आसान हो जाए। तो पाकिस्तान में चीन ने जबरदस्त इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। पाकिस्तान चीन का एक ऐसा एलाई है जो आप कह सकते हैं कि जूनियर पार्टनर की तरह काम कर रहा है। तो निश्चित तौर पे ये होगा कि पाकिस्तान के फायदे के लिए चीन ये सारे काम करेगा। अब हुआ क्या है कि 370 हटने के बाद हालांकि मामला इंटरनेशनलाइज नहीं हो पाया, लेकिन पाकिस्तान के पास एक बहाना आ गया शोर मचाने का। और ये जो पूरा का पूरा माहौल बना है उसमें चीन ये फायदा उठा रहा है। लेकिन मतलब मैं बार बार ये बात कहूंगा कि चीन लगातार इस एरिया पे अपनी निगाह शुरू से बनाया हुआ है और इस तरह की कोशिशें वो लगातार कर रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अशोक कुमार पांडे। आप लेखक हैं, आपकी 2 किताबें हैं, कश्मीरनामा और कश्मीरी पंडित। हमेशा की तरह अपना समय देने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। हम आगे बढ़ते हैं, विकास दुबे की बात करेंगे। उज्जैन से उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। पहले वो यूपी क्रॉस कर गया, यूपी पुलिस की इंटेलिजेंस के बावजूद। फिर यूपी में बीजेपी का राज है। फिर वो हरियाणा में चला गया, फरीदाबाद, वहाँ भी नहीं पता चला उसका, वो भी वहाँ पर भी बीजेपी की सरकार है। हरियाणा से वो मध्य प्रदेश गया,
राजस्थान भी जा सकता था, वो नहीं गया। मध्य प्रदेश गया जहाँ पर बीजेपी की सरकार है, और वहाँ पर उसने उज्जैन के महाकाल मंदिर में सरेंडर किया या गिरफ्तार हुआ, इस पर अभी ऑफिशियल औपचारिक बयान आना बाकी है। लेकिन जो उसकी हालत दिखी गिरफ्तारी के वक्त कि क्लीन शेवन है, एकदम नहा धो के जैसे वो मंदिर में टहल रहा है। एक का वर्जन ये है कि वो दुकानदार के पास गया था पूजा का सामान खरीदने के लिए, तो दुकानदार ने सिक्योरिटी गार्ड को बताया, सिक्योरिटी गार्ड ने उसको देखा तो पुलिस को बताया। दूसरा वर्जन ये है कि ये खुद सिक्योरिटी गार्ड के पास गया और बोला पुलिस को बुलाओ, हाँ, और मैं विकास दुबे हूँ, चेहरा दिखाया उसको। जब तक आधिकारिक मतलब औपचारिक बयान नहीं आता ये स्पष्ट नहीं होगा। इतना ज़रूर तय है कि किसी बड़े सियाने अफसर को, रिटायर्ड हो, सर्विंग तो खैर बोलेंगे नहीं या कम बोलेंगे, रिटायर्ड अफसर IPS ऑफिसर को इसका एनालिसिस करना चाहिए कि एक शख्स इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने के बाद 8 पुलिस वालों को मार दिया, कुल्हाड़े से एक का पैर काट दिया, और जिन हथियारों से फायरिंग हुई उसमें AK-47 जैसे हथियार भी शामिल थे। 8 पुलिस वालों को मार देने के बावजूद वो 6 दिन बाद उत्तर प्रदेश में ही, मतलब रहते वो हरियाणा कैसे पहुंच गया, यूपी पुलिस की इंटेलिजेंस को कोई खबर नहीं हुई। हरियाणा पुलिस को कैसे पता चला, उसकी इंटेलिजेंस वहाँ से निकल गया। मध्य प्रदेश पहुंचा, वहाँ पर भी बीजेपी की सरकार है। तो ये सब जवाब देने होंगे। दूसरी बात यह है कि उसके घर को जो गिराया गया, गाड़ियों को जो नष्ट किया गया, अगर रिकंस्ट्रक्शन करना होता सीन का, जो बहुत ज़रूरी होता है ऐसे केसेस में, अब कुछ बचा ही नहीं रिकंस्ट्रक्ट करने को, सबूत सारे मिटा दिए गए हैं। जो लोग सरकारी गवाह बन सकते थे इसके नज़दीकी, उनको भी मार दिया गया है। तो क्या ये सुनियोजित सरेंडर था कि अब ये यूपी पुलिस के सुरक्षित हाथों में पहुंच गया है, उसके बाद न्याय की प्रक्रिया जब चलेगी वो कितनी लंबी चलती है, तब तक ये सुरक्षित है, और ये एनकाउंटर का खतरा इस पर है या नहीं है ये देखने की बात है। आप देख रहे थे विनोद दुआ लाइव। हम सोमवार रात को आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।